गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शंभू दयाल मिश्रा और आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो इस बार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा होने वाली है उसमें कक्षा 10 के छात्रों को OMR सीट पर 20 क्वेश्चन भरने होंगे। अतः अन्य विषयों पर तो आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो, लेकिन कला विषय को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो इस कला विषय के कुछ अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। आप इनका अध्ययन अवश्य करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जल रंग, प्रश्न 1 जो है आपका, जल रंग से चित्रण करने हेतु तो कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? ऑप्शन है आपके व्हाट्समैन, चिकना, अखबारी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है आपको याद रखना है कि ये उत्तर आपका व्हाट्समैन पेपर उपयुक्त रहता है। प्रश्न नंबर 2 में क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। छोटी, धुंधली की छोटी और धुंधली दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि क्षय वृद्धि के सिद्धांत में दूर की वस्तुएं आपको छोटी और धुंधली दिखाई देती हैं। अतः आपको विकल्प का और खा दोनों को टिक करना होगा और OMR सीट पर जिस ऑप्शन पर यह दिया होगा उसी कॉलम को हम गोला काला करेंगे। क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। छोटी, धुंधली, बड़ी या अस्पष्ट। तो अभी आपने देखा है कि दूर की वस्तुएं यदि आपको छोटी और धुंधली दिखाई देती हैं तो निकट की वस्तुएं आपको बड़ी दिखाई देंगी। अतः विकल्प ग सही है। आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहते हैं? रेखीय वृद्धि कहते हैं, रेखीय ह्रास कहते हैं, रेखीय समानता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आकार के छोटे होने के प्रभाव को रेखीय वृद्धि कहते हैं, रेखीय वृद्धि। अतः विकल्प का सही है। दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है। रेखीय क्षय, वातावरणीय क्षय, कोणीय क्षय, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए कि दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना कहलाता है वातावरणीय क्षय। अतः आपका विकल्प खा सही है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। सीधे पेंसिल से, सीधे स्याही से, सीधे रंग से, या सीधे स्केच से। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण सीधे रंग से करना चाहिए। अतः आपका विकल्प ग सही है, सीधे रंग से। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? आप लोगों ने बचपन से ही सूर्योदय का दृश्य देखा है। सफेद होता है, नीला होता है, कि लाल होता है, या फिर पीला होता है? तो सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि लाल होता है, लेकिन नहीं। प्रातः काल के समय में वातावरण में पीला रंग की प्रधानता होती है, सबसे अधिक पीला रंग होता है। शाम काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? आप ध्यान दीजिए कि अब यहाँ पर ये प्रश्न बिल्कुल आपको अगले प्रश्न से अपोजिट है कि शाम काल के समय वातावरण में रंग जो है वो लाल होता है। अतः आपका विकल्प खा सही है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? तो आप लोग आर्ट बनाए हो, पढ़े हो, आपको पता होना चाहिए कि चटकीले रंग, धुंधले रंग, भड़कीले रंग, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रातः काल का दृश्य अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो आपको
चटकीले रंगों का प्रयोग करना होगा, अतः विकल्प का सही है। प्रश्न संख्या 10, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले रंगों का, धुंधले रंगों का, भड़कीले रंगों का, या इनमें से कोई नहीं? तो सायंकाल में सुबह का बिल्कुल उल्टा होगा, धुंधले। इसका उत्तर होगा धुंधले रंगों का प्रयोग करना चाहिए, अतः विकल्प ख सही है। और प्रश्न संख्या 11, वह स्थान जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं जिसको पढ़ाया गया है, क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं, नेत्रज्य कहते हैं, द्वैत्रिज्य कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि अगर धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं तो क्षितिज कहेंगे। अगर जल से आसमान मिला हुआ दिख रहा है तो जल क्षितिज, और जमीन से आसमान मिला हुआ दिख रहा है तो उसको हम कहते हैं स्थल क्षितिज। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 12, जिसमें कहा गया है कि नेत्र तल के ऊपर का स्थान कहलाता है सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश। तो नेत्र तल के ऊपर का स्थान कहलाता है आकाश, अतः विकल्प घ सही है। नेत्र तल के नीचे का स्थान कहलाता है, तो आप इस अगले प्रश्न का बिल्कुल उल्टा, धरती। नेत्र तल के ऊपर का स्थान आकाश कहलाता है और नेत्र तल के नीचे का स्थान धरती कहलाती है। सॉरी। प्रश्न संख्या 14, वह बिंदु जहां पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं क्या कहलाता है? दृष्टि केंद्र, नेत्र तल, दृष्टि रेखा, इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिए कि वह स्थान जहां सारी वस्तुएं एक कागज एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती है उसे दृष्टि केंद्र कहते हैं, अतः विकल्प का सही है। जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बन जाती है। ऊपर, मध्य